हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर 2 कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में मैराथन 7 करने वाले हैं। और अगर आपने फर्स्ट 6 मैराथन अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के सेपरेट यूनिट जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस की सेपरेट एमसीक्यूज की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैराथन 7 करने वाले हैं, जिसमें अगेन हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जो सारे ही यूनिट से मिक्स रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। So our first question is कि maintenance is classified into how many categories? So our options are, the first option is 2, option B is 3, option C is 4 and the last option is 5. तो ये फ्रेंड क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लिया गया है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने एसडीएलसी पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस फीस इज वन ऑफ द फीस इन एसडीएलसी। सो एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर टीम जो है वो सॉफ्टवेयर को रेडी करके अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दी होती है, तब उसके बाद से उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में अगर कोई एरर आ रहा है तो वो चीज एड्रेस करता है क्लाइंट वापस से सॉफ्टवेयर टीम को। और फिर सॉफ्टवेयर टीम उस एरर को, उस बग को फिक्स करती है। तो ये चीज होता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में। एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो और ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सो देर आर मेजरली फोर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। द फर्स्ट वन इज करेक्टिव। करेक्टिव में क्या होता है कि जब हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो जब क्लाइंट यूज कर रहा होता है और उसी बीच में उसको कोई नया एरर या नया बग दिखता है, तो वो चीज होती है करेक्टिव मेंटेनेंस में। एंड द सेकंड वन इज अडेप्टिव मेंटेनेंस। अडेप्टिव में क्या होता है कि जब क्लाइंट चाहता है कि उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को किसी नए प्लेटफॉर्म पे रन किया जाए, किसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जाए, तो वहां पे सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना, उसको अपग्रेड करना, उसको मेंटेन करना, वो चीज होती है अडेप्टिव मेंटेनेंस में। द थर्ड वन इज परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को इंक्रीज करना, उसकी एडेप्टिबिलिटी को इंक्रीज करना, उसको उसके लाइक उसकी फंक्शनैलिटीज को इम्प्रूव करना, वो सारी चीजें होती है परफेक्टिव में। एंड द लास्ट वन इज प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव में क्या होता है कि फ्यूचर यूज के लिए उसको और ऑप्टिमाइज करना, उसके परफॉर्मेंस को बूस्ट करना, वो सारी चीजें होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सो our correct option is option C, that is 4. The second question is कि what type of testing is generally used in software maintenance? तो software maintenance phase में usually हम कौन सा software testing type use करते हैं? So our first option is regression testing, option B is system testing, option C is integration testing, and the last option is unit testing. So friends, there are total 10 types of software testing. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर की कोडिंग डन हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सबसे बेसिक लेवल पे, सबसे प्राइमरी लेवल पे जो टेस्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे हम एक एक मॉड्यूल, इंडिविजुअल मॉड्यूल को हम एक एक करके टेस्ट करते हैं, सो वो होता है यूनिट टेस्टिंग। द सेकंड वन इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि हम मल्टीपल अब यूनिट्स को, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को कंबाइन करते हैं और वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका आपस में कैसा बिहेवियर है, उसको वहां पे टेस्ट करना। आपस में क्लब करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद जो टेस्टिंग होती है उसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद टेस्टिंग होती है। द थर्ड वन इज सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि हम पूरे के पूरे एक मॉड्यूल को, पूरे सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को एक बार में लाइक एज अ होल जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। द लास्ट वन इज रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारा जो फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने ऐसी डिमांड की कि मुझे इस चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, तो उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के बाद से जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज है उसमें कोई नया बग ना आए, उसको चेक करना कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज थी वो ब्रेक ना करे। तो ये चीज होती है रिग्रेशन टेस्टिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिग्रेशन टेस्टिंग इज मेजरली यूज्ड इन दी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, जिसमें कि हमारा जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज है सॉफ्टवेयर का वो ब्रेक ना करे। हम किसी अगर न्यू फीचर को, न्यू चेंज को अगर ऐड ऑन कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, तो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ब्रेक ना करे, तो ये चीज होती है रिग्रेशन टेस्टिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to the third question कि which model can be selected if a user is involved in all the phases of SDLC? So
एसडीएलसी में हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स यूज करते हैं टू क्रिएट और टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सो सॉफ्टवेयर एसडीएलसी के में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, जैसे कि टोटल 6 और 7 फेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, द सेकंड वन इज डिफाइनिंग, द थर्ड वन इज डिजाइनिंग, द फोर्थ वन इज कोडिंग, द फिफ्थ वन इज टेस्टिंग फेज, एंड द सिक्स्थ वन इज सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना, एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस फेज। तो उसमें हर एक फेज में यूजर का इन्वॉल्वमेंट इनमें से कौन से मॉडल में होता है। सो फर्स्ट option is waterfall model, option B is prototyping model, option C is RAD model, and the last option is both prototyping model and RAD model. So यूजर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबसे ज्यादा और हर एक फेज में होता है, वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में क्या होता है, देर आर मेजरली 5 वेरियस फेजेस इंक्लूडेड इन दी रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. So the first phase is business modeling, the second one is data modeling, the third one is process modeling, the fourth one is application generation, and the last one is turnover. So there are so ये पांचों के पांचों various models होते हैं रेड मॉडल में, और इन सारे ही मॉडल में यूजर का इन्वॉल्वमेंट मस्ट होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द फोर्थ क्वेश्चन इज कि द इंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स इज. So software में total three types of matrices are used. The first one is project, the second one is process, and the last one is product. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का इंटेंट क्या होता है, उसका गोल क्या होता है. सो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, हर एक प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, और उस प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट को ऑन अ डेली बेसिस उसको चेक करना कि इसका कितना प्रोग्रेस हुआ, इसका क्या कॉस्ट बन रहा है, क्या ड्यूरेशन लगेगा, टाइम, उसका एफर्ट, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना, ये काम होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर का. सो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में उसका इंटेंट क्या है ये पूछा गया है. सो द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज मिनिमाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट स्केड्यूल, ऑप्शन बी इज फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस, ऑप्शन सी इज असेसिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी ऑन ongoing basis, and the last option is minimizing of development schedule and accessing project qualities on a ongoing basis. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कि उसके डेवलपमेंट जो स्केड्यूल है उसको चेक करना, उसको डेली बाय डेली उसको लाइक हर एक दिन कितना काम प्रोग्रेस किया उसको चेक करना, उसको मिनिमाइज करना, उसको मैनेज करना. उसके बाद से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी लाइक एक्सेप्टेबल स्टेट में होनी चाहिए, उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. तो उन सभी चीज़ों का ख्याल रखता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर. सो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर आता है, और प्रोजेक्ट मैट्रिक्स का यही सबसे मेन गोल होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है, वो चीज़ हमेशा एट टॉप नॉच रहनी चाहिए, और जो भी हमारा ऑनगोइंग और डेली बेसिस पे उसको चेक करना, उसको मैनेज करना, मॉनिटर करना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पर्पस ऑफ प्रोसेस इज टू डिलीवर अ software. So our options are in time. Option B is with acceptable quality. Option C is that is cost efficient, and the last one is both in time with acceptable quality. सो सॉफ्टवेयर डिलीवर का क्या प्रोसेस का पर्पस क्या है. जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ऑन टाइम होना चाहिए, जो भी हमने डेडलाइन कमिट की है अपने क्लाइंट को, उस डेडलाइन से पहले हम सॉफ्टवेयर को रेडी कर दें. एंड द सेकेंड वन इज की जो क्वालिटी है वो सबसे उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि बोथ इन टाइम एज वेल एज विद एक्सेप्टेबल क्वालिटी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Sixth question is ki which of the following monitor looks like a television and are normally used with a non-portable computer system. So our options are LED, second option is LCD, option C is CRT, and the last option is flat panel monitor. So CRT is the correct answer. CRT जो है वो non portable computer system की तरह use किया जाता है. सो ऑप्शन सी कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी इज आउटपुट डिवाइस, और सीआरटी का ही हम यूज करते हैं एज अ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के तौर पे. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर. सो एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम पोजिशनल नोटेशन यूज करते हैं, ये कौन से डिवाइस में यूज किया गया था. सो आवर ऑप्शंस आर पास्कल लाइन, option B is abacus, option C is computer, and the last option is calculator. So around 2500 like 2500 years ago, जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे और अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम अबैकस पोजिशनल नोटेशन का यूज करते थे. सो अबैकस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन अ बेसिस ऑफ ऑपरेशन। सो कंप्यूटर को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ऑन अ बेसिस ऑफ साइज। सो जब हम ऑन अ बेसिस ऑफ ऑपरेशन या फिर ऑन अ बेसिस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग की बात करें, तो ऑन अ बेसिस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग या फिर ऑपरेशन के बेसिस पे कंप्यूटर को मेजरली थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज डिजिटल, द सेकंड वन इज एनालॉग एंड द लास्ट वन इज हाइब्रिड। सो इस क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन अ बेसिस ऑफ ऑपरेशन। सो अगर ऑपरेशन की बात करें तो हम डिजिटल है हमारा, एनालॉग है, हाइब्रिड है। सो ये तीनों के तीनों जो हैं, इसको हम कंप्यूटर के टाइप ही हैं ये, जब हम इसको ऑन अ बेसिस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग या फिर ऑपरेशन के डिवाइड के बेसिस पे जब डिवाइड करते हैं। बट रिमोट इज द करेक्ट आंसर, रिमोट इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन अ बेसिस ऑफ ऑपरेशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि which of the following is the fastest means of memory access for a CPU? So CPU इन मेमोरी टेक्निक्स में से मेमोरी को सबसे फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी होती है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज रजिस्टर, ऑप्शन बी इज कैश, ऑप्शन सी इज मेन मेमोरी एंड द लास्ट ऑप्शन इज वर्चुअल मेमोरी। सो सबसे फास्टेस्ट की अगर हम बात करें तो रजिस्टर जो है, रजिस्टर सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज मीडियम है, स्टोरेज स्पेस है, विच इज केप्ट विद इन द सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर ही होता है ये रजिस्टर, एंड रजिस्टर्स आर वेरी स्मॉल एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। और अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं होता ऑप्शन में, देन इन दैट केस कैश वुड बी द करेक्ट आंसर। कैश मेमोरी जो होती है वो हमारी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होती है। तो सीपीयू जो है वो सबसे क्लोजेस्ट होता है उस टाइम पे कैश से। तो कैश जो है वो सबसे फास्टेस्ट मीडियम है टू एक्सेस अ मेमोरी। सो वहां से फास्टर रिट्राइवल भी होता है डेटा का। सो कैश मेमोरी वुड बी द करेक्ट आंसर इफ वी डोंट हैव द रजिस्टर इन आवर ऑप्शन। बट यहाँ पे रजिस्टर हमारे ऑप्शन में है, तो रजिस्टर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्मॉल डेटा फाइल इन अ ब्राउजर। सो ब्राउजर में हमारे किसी भी ब्राउजर में आप क्रोम यूज करते होगे, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते होगे, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते होगे, तो वहां पे एक स्मॉल डेटा फाइल स्टोर होती है ब्राउजर में, क्लाइंट के ब्राउजर में। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सो और ऑप्शंस आर कुकीज, ऑप्शन बी इज वेब सर्वर, ऑप्शन सी इज एफटीपी एंड द लास्ट ऑप्शन इज डेटाबेस। सो कुकीज जो है, कुकी इज द करेक्ट आंसर। कुकी ही वो स्मॉल डेटा फाइल होती है जो हमारे क्रोम ब्राउजर में या फिर हमारे किसी भी ब्राउजर में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, हमारे ब्राउजर में स्टोर होती है। जो कि हम जो भी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, फ्लिपकार्ट में आप शूज को आपने लाइक आप शूज सर्च कर रहे हो, तो वहां पे आपने देखा होगा एक पॉपअप से आता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज, रिजेक्ट ऑल कुकीज। तो आप जब एक्सेप्ट ऑल कुकीज करते हो, तो अगर आप 2 महीने या 6 महीने के बाद से दोबारा जब फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो शूज का ही आपका जो होम पेज होगा, जब आप फ्लिपकार्ट ओपन करोगे तो जो होम पेज होगा उसमें सबसे पहले वो शूज का ही आपको रेकमेंड करेगा, क्योंकि वो चीज जो वो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कुकीज से आ रही है, वो आपकी ब्राउजर में जो सेव डेटा फाइल है, कुकी है, उससे वो चीज रिट्राइव कर रहा है कि ये जो यूजर है, ये जब 2 महीने पहले जब आया था, तो ये शूज को ही सर्च किया था फ्लिपकार्ट के पेज पे। दैट्स वाई वो वहां से ही रेकमेंड करता है कि शूज जो है वही इस यूजर को पसंद होगी, तो वो यूजर के बेसिस पे वो यूजर एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है बेसिकली कुकीज। तो ये होता है कुकीज, जिसमें कि एक स्मॉल डेटा फाइल है जो कि ब्राउजर में स्टोर की जाती है, और उससे यूजर के वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है कि यूजर किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहा है, और उस बेसिस पे उसको रिकमेंडेशन दी जाती है। सो दिस इज व्हाट कुकीज इज, एंड कुकीज का यही फंक्शनैलिटी है। The next is कि in this technique there is no direct contact between a user and their program during the execution. So ये friend question operating system से लिया गया है. So the options are time sharing, option B is batch processing, option C is system processing, option D is message processing. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसी टेक्निक का हमें नाम बताना है जिसमें कि यूजर और जो उसका प्रोग्राम है उसके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग इज द ओल्डेस्ट टाइप और द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे जब लाइक अर्ली एजेस, अर्ली टाइम में, जब वहाँ पे हर एक इंडस्ट्री में हर एक लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं होता था, तो जो भी लाइक फ्यू इंडस्ट्रीज ही थी जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल था, तो वहाँ पे एक ऑपरेटर होता है, और वहाँ पे मल्टीपल यूजर जो थे, मल्टीपल यूजर अपना जो भी जॉब था, जॉब आईडी, वो चीज ला करके इस ऑपरेटर के पास देते थे, और ऑपरेटर के पास ही एक्सेस होता था उस ऑपरेटिंग सिस्टम का।
और वो क्या करता था कि मल्टीपल जॉब्स को, यहाँ पे ये जॉब्स जैसे कि ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 है, ये यूजर 3 है फॉर एग्जांपल, और ये यूजर 4 है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जॉब को कलेक्ट करता था और उसके बाद से उस जॉब को एक बैच में क्लब करता था, बैच में उस कंबाइन करता था सारे जॉब्स को, और जॉब को कंबाइन करके एक बैच बनाता था और उस बैच को फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को फीड करता था। तो इस तरीके से जो यूजर था, उस यूजर को उसके प्रोग्राम से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता था, और जस्ट वहां पे एक ऑपरेटर ही होता था जो कि इस चीजों को मेंटेन और मॉनिटर कर रहा होता था। तो ये चीज है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एग्जीक्यूट करता है ऑफ द बैचेस ऑफ जॉब। तो ये चीज है हमारा बैच प्रोसेसिंग में, जहाँ पे कि देर इज नो एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन यूजर एंड देयर प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि what is responsible for creating a process from a program? So प्रोग्राम में से प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए इसमें इनमें से कौन सा सबसे रिस्पॉन्सिबल है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इज वेब, ऑप्शन सी इज इंटरनेट, ऑप्शन डी इज फायरवॉल। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ प्रोसेस फ्रॉम अ प्रोग्राम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि what does D in a D flip flop stand for? तो D flip flop में D का full form पूछा गया है। So D stands for delay. So option C is the correct answer. Option C, that is delay, is the correct answer. और D stands for also data, भी कहीं कहीं पे इसको आप दिखते हैं। Data is also known for D flip flop. सो डेटा भी इज द करेक्ट आंसर, बट इस केस में हमारे पास डेटा नहीं है ऑप्शन में, दैट इज वाई डिले इज द करेक्ट आंसर। डिले भी कहीं कहीं पे होता है, एंड डेटा इज ऑल्सो, डी इज नोन फॉर डेटा। So the next option is कि how many AND gates are required to realize the following expression y equals to AB plus BC. So हमारे को एक ये एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन में पूछा गया है कि कितने एंड गेट की जरूरत होगी। सो वी ऑल नो दैट कि एंड गेट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो इस अगर एक्सप्रेशन को आप ऑब्जर्व करोगे, सो देयर आर टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आर यूज्ड। एक ए बी के बीच में हमने यूज किया हुआ है और एक बी सी में यूज किया हुआ है एक एंड गेट को। सो देयर आर टू एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड to implement this following expression AB plus BC. So option D, that is 2, is the correct answer. The next question is कि worst case complexity of breadth first search traversal is dash. So breadth first search traversal की worst case complexity पूछी गई है. So BFS is a technique that is used to traverse a graph or sometimes tree. So graph को traverse करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है, BFS एंड DFS. सो ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल का हमें वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई है. सो the worst case time complexity of BFS is big O of n log n. So option B is the correct answer. The next question is कि which type of data can be stored in the database. ये फ्रेंड क्वेश्चन डेटाबेस से है, तो डेटाबेस में हम कौन से टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं? सो द ऑप्शंस आर image oriented data, option B is text file containing data, option C is data in the form of audio or video, and the last option is all of the above. So इन सभी तरह के डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं. So option D is the correct answer, all of the above. The next question is कि which of the following is not a feature of DBMS. So इनमें से DBMS का फीचर नहीं है, ये पूछा गया है. So the first option is minimum duplication and redundancy of data. Option B is high level of security. Option C is single user access only. Option D is support ACID property. So इसका नॉट अ फीचर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉट अ फीचर ऑफ DBMS. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सिंगल यूजर एक्सेस ओनली. मल्टीपल यूजर भी एक्सेस कर सकता है डेटाबेस को. सो ऑप्शन सी इज नॉट अ फीचर ऑफ डीबीएमएस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोसीजरल लैंग्वेज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डैश. सो इनमें से प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सा है, ये पूछा गया है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, ऑप्शन बी इज टपल रिलेशनल कैलकुलस, ऑप्शन सी इज रिलेशनल अलजेब्रा, एंड द लास्ट ऑप्शन इज क्वेरी लैंग्वेज. सो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है. सो प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है कि अ लैंग्वेज दैट टेल्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. सो क्या करना है एंड कैसे करना है, दिस इज व्हाट प्रोसीजरल लैंग्वेज इज. तो रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है. और अगर हम रिलेशनल कैलकुलस की बात करें, तो रिलेशनल कैलकुलस जो है वो हमारा नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है, जिसमें कि ये बस बताया जाता है कि क्या करना है, बट नॉट हाउ टू डू. ये चीजें नहीं बताई जाती कि कैसे करना है.
So this is what procedural language and non-procedural language is, and relational algebra lies in the category of procedural language. The next question is कि the operation which is not considered a basic operation of relational algebra. So relational algebra में इनमें से कौन सा ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन नहीं है? So relational algebra में total there are 7 operations in relational algebra. The first one is selection, the second one is projection, the third one is union, the fourth one is set intersection, the fifth one is set difference, the sixth one is rename, and the last one is कार्टीसियन और क्रॉस प्रोडक्ट. सो अगर हम नॉट पूछा गया है कि नॉट कंसिडर्ड एज अ बेसिक ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा, सो जॉइन इज नॉट अ बेसिक ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा, सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल क्या है, ये पूछा गया है. सो द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, ऑप्शन बी इज टू एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक कॉजेस, ऑप्शन सी इज टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एंड द लास्ट ऑप्शन इज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर सबसे मेजर गोल की बात की जाए तो टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज द मेजर गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The next question is कि what does the Bayesian network provide? So Bayesian network जो है वो एक probabilistic मॉडल है, प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क थ्योरी मॉडल है, जिसमें कि हम अनसर्टिनिटी पे रीजनिंग फाइंड कर रहे होते हैं, रीजनिंग अबाउट अनसर्टिनिटी. तो बायसियन नेटवर्क जो है वो हमारा डोमेन से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि इट प्रोवाइड्स द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन. The next question is कि which of the following are the 5 big ideas of AI? So AI के 5 big ideas इनमें से कौन है ये पूछा गया है. So the options are, first option is perception, the second option is human AI interaction, option C is a societal impact, and the last option is all of the above. So there are 5 big categories of big ideas of AI. The first one is perception, the second one is human AI interaction, the third one is societal impact, the fourth one is learning, and the last one is representation and reasoning. So ये पांचों होते हैं ideas of AI. So the correct option is all of the above. The next question is कि how many propositional symbols are there in artificial intelligence? So in the field of AI, there are two propositional symbols are used. The first one is true and the second one is false. So AI में हम दो ही तरह के propositional symbols का use करते हैं. The first one is true and the second one is false. So option B, that is 2, is the correct answer. The next question is कि what is the major component and components for measuring the performance of a problem solving? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के परफॉर्मेंस को अगर मेजर करना है तो इनमें से कौन से कंपोनेंट को हम लाइक मेजर कंपोनेंट को मेजर करते हैं. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीटनेस, ऑप्शन बी इज ऑप्टिमैलिटी, ऑप्शन सी इज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम उस एल्गोरिदम, उस अप्रोच का वो कितना कंप्लीट है, वो कितना उस ऑप्टिमल है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं. एंड देन हम उसको लाइक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, विल बी द करेक्ट आंसर. The next question is कि the optimal data structure used to solve Tower of Hanoi is. So Tower of Hanoi problem को solve करने के लिए सबसे optimal data structure कौन सा है? So the first option is tree, option B is heap, option C is priority queue, option D is stack. So stack जो है, stack का use हम Tower of Hanoi के problem को solve करने के लिए सबसे optimal data structure माना जाता है. So stack is the correct answer. The next question is कि which of the following is not an application of a stack? So इनमें से कौन सा stack का application नहीं है? So the first option is evaluation of postfix expression. Option B is conversion of infix to postfix expression. Option C is balancing symbol, and the last option is line at the ticket counter. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉट एन एप्लीकेशन पूछा है. सो नॉट एन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, सो ऑप्शन डी, दैट इज लाइन एट अ टिकट काउंटर. ये जो होता है ये फीफो के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जैसे कि आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे गए होगे आप टिकट कराने के लिए, तो वहां पे आप देखते हो जो यूजर, जो कस्टमर सबसे पहले उस लाइन में आता है, सबसे पहले उसी का टिकट कटता है. तो वो चीज हमारा क्यू के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. सो दिस ऑप्शन, ऑप्शन डी, इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक.
line at a ticket counter. The next question is कि if a NFA of 6 states excluding the initial state is converted into DFA, so maximum possible number of states for a DFA is. और ये फ्रेंड क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारा टीओसी का क्वेश्चन है जिसमें कि एक एनएफए है. एक प्रॉब्लम के लिए हमने एनएफए डिजाइन किया है जिसमें कि इनिशियल स्टेट को छोड़ करके हमारे पास एनएफए में टोटल 6 स्टेट्स हैं. तो अगर हम एनएफए को अगर कंप्लीट स्टेट की बात करें इंक्लूडिंग दैट इनिशियल स्टेट, तो टोटल हमारे पास 6 + 1 दैट इज 7 स्टेट्स होंगे. तो टोटल हमारे पास ऑलरेडी इसने बताया हुआ है कि एनएफए में 6 स्टेट है और उसके उसमें एक जो इनिशियल स्टेट है उसको एक्सक्लूड किया गया है. तो अगर हम उस इनिशियल स्टेट को इंक्लूड कर दें, सो देर आर 7 स्टेट्स, 7 टोटल स्टेट्स ऑफ एनएफए. सो पूछा गया है कि अगर किसी एनएफए में टोटल 7 स्टेट्स हैं तो उसमें सबसे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगे उसके इक्विवेलेंट डीएफए में. सो अगर हम इक्विवेलेंट डीएफए की बात करें जिसमें कि एनएफए की 7 है, तो 2 raised to power 7 इज द करेक्ट आंसर. तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप एनएफए किसी प्रॉब्लम के लिए डिजाइन कर रहे हो और उसमें अगर एन स्टेट्स है, तो उसका डीएफए जो बनेगा उसके डीएफए में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगे वो 2 raised to power n होंगे. सो ये एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स जो आप ध्यान में रखिएगा जिसमें कि जैसे कि यहाँ पे मैंने डिजाइन किया कि यहाँ पे 6 है और एक एक्सक्लूड किया हुआ था, तो हमने उसको एक ऐड किया, तो 6 + 1 दैट इज 7 और 2 raised to 7 इज व्हाट 128. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. So this question is कि if L1 is regular and L2 is unknown but L1 minus L2 is regular then L2 must be. तो ये question में एक L1 लैंग्वेज है जो कि रेगुलर लैंग्वेज है एंड L2 इज अननोन जो हमें नहीं पता कि वो कौन सा लैंग्वेज है, बट उसमें ये है कि L1 माइनस L2 एक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, माइनस ऑपरेशन बिटवीन L1 एंड L2, जिसका रिजल्ट भी रेगुलर ही आ रहा है. तो पूछा गया है कि L2 जो है वो क्या होगा. मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि रेगुलर लैंग्वेज जो है वो सारे ही ऑपरेशन में क्लोज्ड होते हैं. देर आर 6 ऑपरेशंस. द फर्स्ट वन इज यूनियन, सेकंड वन इज intersection, the third one is complement, the fourth one is concatenation, the fifth one is positive closure and the last one is cleanse star. इन सभी ही ऑपरेशन में जो हमारा रेगुलर लैंग्वेज है वो क्लोज्ड होता है. अगर किसी का ऑपरेशन का रिजल्ट अगर रेगुलर आ रहा है तो बट ऑब्वियस है कि दोनों के दोनों जो ऑपरेशन होंगे, जो इनपुट होंगे वो भी रेगुलर ही होंगे. हमारे ऑप्शंस हैं एम्प्टी सेट, ऑप्शन बी इज CFG, ऑप्शन सी इज डिसाइडेबल एंड द लास्ट ऑप्शन इज रेगुलर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रेगुलर. अगर L1 भी रेगुलर है और L2 भी रेगुलर होगा तभी जो उसका रिजल्ट है दैट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट है वो भी रेगुलर ही आएगा. दिस इज बट ऑब्वियस कि L2 इज ऑल्सो रेगुलर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कन्वर्ट, एक हमें एक्सप्रेशन दी गई है, एक बाइनरी डिजिट दिया गया है जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे यहाँ पे अ, हमारे पास जैसे कि ये 1 है, हमारे पास एक सीक्वेंशियल कोड होता है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने में 8421 का. ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 8 है, ये हमारा फिर 16 होगा, ये 32 और ये हमारा 64. तो इसको आप जब ऐड करोगे तो 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, सो दैट वुड बी 121. 121 इज द करेक्ट आंसर. इसमें जस्ट आपको इसको ऐड कर देना है कि 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, सो दैट वुड बी 121. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The next question is कि convert the hexadecimal number C6 into a binary number. तो हम hexadecimal number को represent करने के लिए 4 बिट का यूज करते हैं. तो हमें एक CZ नंबर दिया गया है हेक्साडेसिमल का जिसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है. CZ दैट मीन्स कि 12 एंड 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 100 लिखते हैं, that is 8 and 4, ये वाला 8 and this one is 4. When we add them, that is 8 plus 4 that is 12. C represent 12 and 6 को हम represent करते हैं, that is यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 1 1
and the last one is 0 because we have to represent them in 4 bits. तो ये result होगा friends जिसमें कि 1 double 0 0 1 1 0. So option B is the correct answer, that is 1 1 triple 0 double 1 0. So option B is the correct answer. The next question is कि how many different numbers can be represented by 4 bits. तो 4 bits से हमें हम कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 8 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 16. तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हमें 4 बिट है तो 4 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जस्ट 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16 different numbers can be represented by 4 bits. So option D is the correct answer. The next question is कि to convert a gray code to its binary equivalent, which technique is commonly used? तो ग्रे कोड से जब हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमें कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज सब्सट्रैक्शन, ऑप्शन डी इज एडिशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज एक्सक्लूसिव और द लास्ट ऑप्शन इज एक्सक्लूसिव नॉर. तो जब हमें ग्रे कोड दिया होगा और उस ग्रे कोड से जब हम बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो हम वहां पे एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन का यूज करते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The next question is कि what condition is shown in JK flip flop as no changes next state from the present state. So JK flip flop में इनमें से कौन से केस में हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है जेके फ्लिप फ्लॉप है वो होल्ड स्टेट में रहता है. दैट मीन्स कि नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट में कोई चेंज नहीं होता. सो व्हेन द जेके एंड के बोथ आर जीरो एंड द ऑप्शन बी इज व्हेन जेके बोथ आर वन and the third option is when j is 0 and k is 1 and the last one is when j is 1 and k is 0. So jk फ्लिप फ्लॉप में जब j और k दोनों की वैल्यू जो है वो जब जीरो स्टेट में रहती है, जीरो पे सेट रहती है, तब हमारा जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो होल्ड स्टेट में रहता है या फिर नो चेंज स्टेट में रहता है. और अगर हम वन वन की बात करें तो उस केस में वो टॉगल स्टेट में रहता है. तो दिस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज जे इज जीरो एंड के इज जीरो. The next question is कि original ASCII code scheme uses a dash bits for coding 128 different characters. So ASCII code जो है वो total 7 bits का use करता है, 7 bits for coding 128 different characters. So option C is the correct answer. The next question is कि which of the following operation represent the correct reduction of this expression. तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें कि एक्स वाई बार, वाई पे बार है और यहाँ पे जेड है, प्लस एक्स वाई पे होल एक्स बार वाई बार एंड देन जेड. तो अगर इसमें से आप कॉमन लोगे वाई वाई बार एंड जेड को तो हमारा जो बचेगा वो है एक्स प्लस एक्स एक्स बार. और इसका जो रिजल्ट होता है x प्लस एक्स बार दैट इज 1. सो y बार एंड z इंटू वन दैट इज y बार z. सो y बार z इज द करेक्ट आंसर. आपको इस एक्सप्रेशन को पहले रिड्यूस करना पड़ेगा यूजिंग बूलियन अलजेब्रा लॉज, और बूलियन अलजेब्रा लॉज की हेल्प से आप फिर उसको रिड्यूस करने के बाद से जो रिजल्ट आएगी दैट वुड बी और द करेक्ट आंसर. जैसे कि यहाँ पे x प्लस एक्स बार था तो x प्लस एक्स बार का हमने हमारा जो रिजल्ट आता है वो ऑलवेज 1. So y bar z will be the correct answer. The next question is कि when both the AND and the OR are programmable, then such PLDs are known as dash. So जब AND and OR दोनों के दोनों gates programmable होते हैं, then in that case वो PLDs को programmable logic devices को हम क्या बोलते हैं? So our options are PAL, option B is PPL, option C is PLA, and the last option is APL. So our correct option is option C, that is PLA, Programmable Logic Array. So जब दोनों के दोनों and और दोनों ही programmable होंगे, then in that case PLDs are known as PLA. और जब सिर्फ और गेट प्रोग्रामेबल होगा देन इन दैट केस दोज पीएलडीज आर नोन एज प्रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. और जो हमारा पीएएल होता है, पीएएल में हमारा एंड गेट सिर्फ प्रोग्रामेबल होगा, देन इन दैट केस सच पीएलडीज आर नोन एज पीएएल, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच लॉजिक इज फास्टेस्ट ऑफ ऑल द लॉजिक फैमिलीज. सो सभी लॉजिक फैमिलीज में सबसे फास्टेस्ट लॉजिक
सर्किट कौन सा होता है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टीटीएल, ऑप्शन बी इज ईसीएल, ऑप्शन सी इज एचटीएल एंड द लास्ट ऑप्शन इज डीटीएल. So ECL is the correct answer. Emitter coupled logic. Emitter coupled logic is also known as collector mode logic, जो कि unsaturated state में काम करता है एंड ये नॉर गेट की तरह बिहेव करता है. तो इसमें निगेटिव वोल्टेज भी हम यूज करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल द लॉजिक फैमिली. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The next question is कि in a multiplexer the selection of a particular input line is controlled by dash. So multiplexer में किसी particular input को अगर select करना है तो वो चीज हम कैसे control करते हैं? So the first option is data controller, option B is selected lines, option C is logic gates and the last option is both data controller and selector lines. तो इसमें हम सिर्फ selected lines का use करते हैं to select a particular input. सो ये चीज कंट्रोल की जाती है सेलेक्टेड लाइंस की हेल्प से. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन दैट कॉजेज डेडलॉक. सो डेडलॉक में डेडलॉक ऑकर होने के लिए इनमें से कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ऑप्शन बी इज सर्कुलर वेट, ऑप्शन सी इज होल्ड एंड वेट एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. सो देयर आर फोर कंडीशन that causes deadlock. The first one is mutual exclusion. Mutual exclusion में होता है कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को लाइक होल्ड लाइक लाइक उस पे लॉक लगा के है तो वो चीज उसके पास तब तक रहेगी जब तक वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए. द सेकेंड वन इज होल्ड एंड वेट, कि अगर कोई प्रोसेस है जो किसी रिसोर्स को होल्ड पे लेके रखा है और किसी दूसरे रिसोर्स की उसकी जरूरत है तो उस केस में वो वेट ही करेगा जब तक कि वो अनदर प्रोग्राम उस रिसोर्स को रिलीज ना करे. द थर्ड वन इज नो प्रीएम्पशन, कि हम फोर्सिबली लाइक फोर्सफुली हम किसी प्रोसेस से रिसोर्स को रिलीज नहीं करा सकते. एंड द लास्ट वन इज सर्कुलर वेट, जहाँ पे अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस होल्डिंग रिसोर्सेज एंड विल वेटिंग फॉर अ प्रोसेस दैट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय अनदर प्रोग्राम. सो वो चीज होती है सर्कुलर वेट. सो देर आर four condition that causes deadlock. The first one is mutual exclusion, the second one is hold and wait, the third one is no preemption and the last one is circular wait. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. The next question is कि where are placed the list of processes that are prepared to be executed and waiting. So there are various states of a process. So process, the first state is new, the second one is ready, the third one is running, the fourth one is blocked and waiting state, the fifth one is terminated and the last one is suspended state. तो इसमें से पूछा गया है कि कौन से क्यू में हमारा जो लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस हैं वो वेट कर रहे होते हैं टू गेट एग्जीक्यूशन फ्रॉम द सीपीयू. सीपीयू से एग्जीक्यूट होने के लिए कौन से लाइक क्यू में जो भी हमारे प्रोसेस की लिस्ट होती है वो वेट कर रही होती है. तो द फर्स्ट ऑप्शन इज जॉब क्यू, ऑप्शन बी इज रेडी क्यू, ऑप्शन सी इज प्रोसेस क्यू एंड द लास्ट ऑप्शन इज एग्जीक्यूशन क्यू. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रेडी क्यू. Ready queue is a place where all the list of processes are waiting and are prepared to be executed from the CPU. So ready queue is the correct answer. The next question is कि which program runs first after booting the computer and loading the GUI. So इनमें से कौन सा प्रोग्राम सबसे फर्स्टली रन करता है आफ्टर आवर कंप्यूटर गेट्स बूटेड एंड लोडिंग दी GUI. तो जैसे ही हमारा कंप्यूटर बूटअप हो जाता है और जैसे ही जो GUI है हमारी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है हमारा कंप्यूटर का वो जैसे ही लोड हो जाता है तो उसके बाद से सबसे फर्स्ट प्रोग्राम जो रन होता है वो कौन सा होता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज डेस्कटॉप मैनेजर, ऑप्शन बी इज फाइल मैनेजर, ऑप्शन सी इज विंडोज एक्सप्लोरर एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑथेंटिकेशन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन दैट मीन्स कि जो यूजर है जो एक्सेस करने वाला है कंप्यूटर को वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं, वो वैलिड यूजर है या नहीं, तो वो चीज चेक करना, दैट इज ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम रन्स फर्स्ट वंस आवर कंप्यूटर गेट्स बूटेड एंड the GUI is loaded. So option D is the correct answer. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर. तो इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है? तो नेटवर्क लेयर में हम कंजेशन कंट्रोल कर रहे होते हैं. कंजेशन दैट मीन्स कि हमारा जो नेटवर्क जो है वो ट्रैफिक जो है वो हैवी ना हो जाए, लाइक जो मैसेज का ट्रैफिक है वो हैवी ना हो, हमारा नेटवर्क का रिस्पॉन्स टाइम है वो कम नहीं होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए हमेशा. तो वो चीज़ होती है कंजेशन कंट्रोल, जिसमें कि हम कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिदम यूज करते हैं, जैसे कि बकेट लीकी एल्गोरिदम है जिसमें कि हमारा एक बकेट होता है जिसमें कि लाइक जो भी
पैकेट का फ्लो है, लाइक इन फ्लो है, वो किसी भी रेट से हो, बट यहाँ पे हमारे पास एक बकेट में एक होल सा होता है जहां से एक कांस्टेंट रेट से जो है आउटफ्लो होना चाहिए। तो वो चीज होती है बकेट लिखी एल्गोरिदम में, जिसमें कि हम कंजेशन कंट्रोल कर रहे होते हैं कि जो भी पैकेट जिस तरह से भी जितनी भी हाई स्पीड से सोर्स से आ रहा है, वो चीज लाइक रिसीवर के पास पहुंचने के लिए वो एक कांस्टेंट ओवरफ्लो आउटफ्लो में ही होनी चाहिए, वो एक कांस्टेंट स्पीड से ही रिसीवर तक पहुंचे। अदरवाइज रिसीवर को अगर हम हाई बैंडविड्थ पे हाई स्पीड से जब पैकेट भेजेंगे तो रिसीवर में लॉस्ट सम पैकेट, सो वो चीज होनी चाहिए। तो वो वही लीकी बकेट में होता है जिसमें कंजेशन को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल जो है वो हमारा डेटा लिंक लेयर का हमारा फंक्शनैलिटी है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो एरर कंट्रोल इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, इट इज अ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, जहाँ पे हम सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक करते हैं। तो वो चीज़ है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में भी हम चेकसम मेथड का यूज करते हैं टू रिकॉग्नाइज और टू चेक वेदर द error bits is induced or not in our data packets. So ये चीज हम डेटा लिंक लेयर में चेक कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन बी, दैट इज एरर कंट्रोल इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। The next question is कि what is the term for an endpoint of a inter-process communication flow across a computer network? तो जब आपस में जब दो कंप्यूटर्स या फिर एक कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो कंप्यूटर का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एक फॉर एग्जांपल मेरा ये कंप्यूटर है C1 और एक मेरा ये कंप्यूटर है C2। तो ये किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर हैं और ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आपस में इंटरेक्ट करने के लिए इनके पास में एक ये जो है, ये आपस में इनका एक चैनल है। तो ये चैनल के थ्रू इन ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट को ही हम हमारे से नाम पूछा गया है कि ये जो एंड पॉइंट जो आपस में इनके प्रोसेस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर रहा होता है अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क, सो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? तो वो चीज होता है हमारा सॉकेट। तो सॉकेट इज दैट एंड पॉइंट विच establishes a inter process communication between the two devices across a computer network. So इस चीज को ही हम सॉकेट बोलते हैं। सॉकेट की हेल्प से दो कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विद इन एन कंप्यूटर नेटवर्क। सो ऑप्शन C, that is socket, is the correct answer, and other options are port, option B is machine, option C is socket, and the last option is pipe. So socket is the best answer. Socket ही वो end point होता है जिससे दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद इन ए नेटवर्क। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि which type of network shares the communication channel among all the machine? So जैसे कि एक नेटवर्क है हमारा, एक नेटवर्क में मल्टीपल जैसे कि मल्टीपल हमारे पास डिवाइसेस होंगे और उस डिवाइसेस में हमें लाइक सभी डिवाइसेस को हमें डेटा भेजना है। जैसे कि मैं ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल कि ये हमारे डिवाइसेस हैं। तो इस डिवाइसेस में हमें हर एक डिवाइस के पास में कोई डेटा भेजना है, तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को उस नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो नेटवर्क पे जब हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं तो नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस होंगे उन सभी डिवाइसेस के पास वो डेटा पैकेट्स पहुंच जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है कि हमें अमॉन्ग ऑल द मशीन, लाइक वो जितने भी मशीन है नेटवर्क में उन सभी के पास डेटा शेयर करना है। तो उस केस में हम उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एनी कास्ट नेटवर्क, ऑप्शन बी इज मल्टी कास्ट नेटवर्क, ऑप्शन सी इज यूनिकास्ट नेटवर्क, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। सो जैसे कि मैंने बताया कि इसको ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बोलते हैं जब एक नेटवर्क के अंदर सभी डिवाइसेस पे जब हमें डेटा भेजना होता है, सो वी यूज ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। सो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की मदद से हम हर एक डिवाइस को जो भी उस नेटवर्क के अंदर है उन सब के पास वो डेटा पहुंच जाएगा। सो दैट वी कॉल ब्रॉडकास्टिंग। The next question is कि what type of transmission is involved in communication between a computer and a keyboard? So कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उस ट्रांसमिशन के टाइप को हम क्या बोलते हैं? So there are basically three types of transmission mode. ये ट्रांसमिशन मोड ही होते हैं जिसमें कि हम सिंप्लेक्स है, हमारा हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है कि सिर्फ जो हमारा दो एंटिटीज के बीच में जो हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो सिर्फ एक तरफ की एंटिटी जो है वो लाइक डेटा को भेज सकती है, लाइक वो रीड एंड राइट दोनों कर सकती है। बट हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि हम एक टाइम पे एक ही चीज करेंगे, दोनों ही एंटिटीज आर कैपेबल टू डू, बट एट अ टाइम only one entity will do that particular task, either it will speak or it will write the
ऑप्शन बी दैट इज फुल डुप्लेक्स में एट द सेम टाइम दोनों ही एंटिटीज बोल सकती है। जैसे कि हम टेलीफोन कॉल का एग्जांपल लें तो वहाँ पे दोनों ही जो लाइक यूजर हैं वो बोल सकते हैं वहाँ पे एट द सेम टाइम। तो वो होता है फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल, जहाँ पे हम डेटा को एट द सेम टाइम दोनों ही एंटिटी डेटा को सेंड कर सकती है चैनल पे। सो वो होता है फुल डुप्लेक्स। बट इस केस में कंप्यूटर से डेटा जो है कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर पे हम डेटा भेज रहे होते हैं, तो वो सिर्फ सिंप्लेक्स है। दैट मीन्स कि जो कीबोर्ड एंटिटी है वही सिर्फ डेटा को भेज सकती है, सो एट अ टाइम। सो दिस इज व्हाट सिंप्लेक्स इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे एट अ टाइम सिर्फ एक ही एंटिटी डेटा को भेज सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है ओवर अ चैनल। सो दिस इज व्हाट सिंप्लेक्स इज। और अगर हम हाफ डुप्लेक्स की, जैसे मैंने बताया कि both the entities are capable to do, but at a time only one entity can send the data on a channel, and the second one will receive that data. So this is what half duplex is, and full duplex में both the entities can send the data at the same time over a channel. So ये होता है full duplex, जैसे कि मैंने टेलीफोन का एग्जांपल दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर हमें कमेंट में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू अ रिमोट कंप्यूटर। सो जब हम किसी रिमोट कंप्यूटर पे कनेक्ट करना या फिर उसमें लॉग इन करने का करना चाहते हैं, तो उस केस में हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। सो और ऑप्शंस आर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड द लास्ट वन इज टेलनेट, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज टेलनेट। टेलनेट का हम यूज करते हैं एंड इट अलाउ अस टू कनेक्ट एंड लॉग इन विद द रिमोट कंप्यूटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि if a server has no clue about whether to find the address for a host name, then dash। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका DNS से लिया गया है, डोमेन नेम सिस्टम से। जहाँ पे अगर आप जो हमारा डोमेन है, डोमेन को हम IP एड्रेस से मैप कर रहे होते हैं। DNS इज व्हाट, DNS 53 पोर्ट नंबर को यूज करता है, और DNS इज अ प्रोटोकॉल दैट यूजेस इन दी एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो DNS में क्या होता है कि हमारा जो डोमेन नेम है, जैसे कि हम किसी भी का एग्जांपल लें, जैसे कि www.abc.com है, तो उससे रिलेटेड उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आईपी एड्रेस है, कौन सा आईपी एड्रेस है, उसको मैप करना आपस में। तो वो चीज हमारा डीएनएस करके हमें देता है। सो डीएनएस में डीएनएस के दो टेक्निक्स हैं। द फर्स्ट वन इज आइटरेटिव डीएनएस एंड द सेकंड वन इज रिकर्सिव डोमेन नेम सर्वर। सो इसमें क्या होता है कि देर आर 4 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज हमारा जो डीएनएस रिजॉल्वर होता है। द सेकंड वन इज रूट सर्वर। रूट सर्वर पे हम तब जा रहे होते हैं जब हमारा डीएनएस सर्वर में वो डेटा डोमेन के करस्पॉन्डिंग कोई आईपी अवेलेबल नहीं है, तब हम रूट सर्वर पे जाते हैं। रूट सर्वर क्या करता है, हमारा जो टॉप लेवल जेनरिक डोमेन है उसमें क्लासिफाई कर देता है उस डोमेन को। ये डॉट कॉम का है, ये मिलिट्री का है, ये जीओवी का है, ये ईडीयू का है, ये इंडिया का है। तो इस तरीके से वो डोमेन नेम में डिवाइड कर देता है। जैसे कि अब मैंने एग्जांपल दिया कि www.abc.com, तो ये डॉट कॉम का है, तो ये डॉट कॉम वाली तरफ में रूट सर्वर मेरा इस डोमेन को ट्रांसफर कर देगा, और डॉट कॉम का एक अपना अथॉरिटेटिव सर्वर होगा, और उस अथॉरिटेटिव सर्वर से हम पता लगा पाएंगे कि इस करस्पॉन्डिंग डोमेन के लिए कौन सा इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस है। तो ये चीज हमारा रूट सर्वर जो है वो करके देता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि सर्वर आस्क टू द रूट सर्वर। ऑप्शन बी इज सर्वर आस्क टू इट्स एडजेसेंट सर्वर। ऑप्शन सी इज रिक्वेस्ट इज नॉट प्रोसेस्ड, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द मेंशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सर्वर आस्क टू द रूट सर्वर, एंड देयर आर ओनली 13 रूट सर्वर अराउंड द वर्ल्ड। सो पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में देयर आर ओनली 13 रूट सर्वर्स, एंड इन्हीं के हेल्प से हम डोमेन नेम को आईपी से मैप कर रहे होते हैं। तो दिस इज व्हाट the root server and the DNS is. So next question is कि the father of animation. So animation के father किन्हें कहा जाता है? So in 1906 1906 में एक एनिमेशन फिल्म बनाई गई थी, और उसमें जे स्टुअर्ट ब्लैकटॉन जो है, इन्होंने ही एक फिल्म डिजाइन की थी 1906 में, जो कि और उसी के बाद से इन्हें फादर ऑफ एनिमेशन बोला गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मर्ज सॉर्ट यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट सॉर्टिंग। तो मर्ज सॉर्ट जो है हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिदम, वो कौन सी टेक्निक का यूज करता है टू इम्प्लीमेंट सॉर्टिंग। सो और द ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज बैक ट्रैकिंग, ऑप्शन बी इज ग्रीडी एल्गोरिदम, ऑप्शन सी इज डिवाइड एंड कॉन्कर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो मर्ज सॉर्ट जो है वो भी हमारे एरे जो होते हैं, एरे में जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को फर्दर डिवाइड करता है टू ब्लॉक्स में, और फिर से जो हमारा एक नया एरे बनता है, जो सब एरे बनता है, उस सब एरे को हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक एरे होगा और उसको फिर से हम फर्दर डिवाइड कर रहे होते हैं, और उस तरीके से हमारा, हम पहले उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे तोड़ते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, और उसके बाद से उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करते हैं, और उसके बाद से कंबाइन करके और फिर हमारा जो बिगर प्रॉब्लम था उस बिगर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो दिस इज व्हाट डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच इज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मर्ज सॉर्ट यूजेस डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच टू इम्प्लीमेंट सॉर्टिंग। और फ्रेंड्स, इस पीडीएफ का आपको लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप अगर चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको वहां से ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो का भी पीडीएफ शेयर किया है, तो अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली है तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि फ्लड वॉर्सल एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग। तो फ्लड वॉर्सल एल्गोरिदम का हम यूज इनमें से कौन सी चीज को सॉल्व करने के लिए कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज की ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ऑप्शन बी इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ऑप्शन सी इज नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम, एंड द लास्ट ऑप्शन इज सॉर्टिंग प्रॉब्लम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। फ्लड वॉर्सल में हम हर एक सोर्स से एक जो हमारा गोल नोड होता है वहां से हम उसका कितना कॉस्ट है वो चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो वहां से हम हर एक जो भी नोड है, उस नोड से जो शॉर्टेस्ट पाथ है उस चीज को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो फ्लड वार्सल इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ 50 क्वेश्चन, एंड आई एम होपिंग कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो लेट्स पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज वीडियो बनाने में इट टुक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम अस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।